गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले का जो लेक्चर था मेरा वो था कि हम सक्सेसफुली प्लांट ब्रीडिंग को किस मेथड द्वारा कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स को ही फॉलो करते हुए कुछ प्लांट्स को डेवलप किया गया हमारे इंडिया में भी और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो ये एग्ज़ाम्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब प्लांट ब्रीडिंग के ये सारे स्टेप्स आए ना तो उससे एक क्रांति आ गई। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अचानक, मतलब रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्रांति। अचानक किसी भी चीज़ में एकाएक मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना, इसी को हम बोलते हैं क्रांति। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि इंडिया को फ्री करवाने के लिए बहुत लोगों एक साथ मिल गए, मतलब कई फ्रीडम फाइटर्स क्या हुए, एक साथ मिल गए। तो एक साथ मिलने से क्या हुआ, हमारी इंडिया क्या हुई, फ्री हो पाई। तो उस तरह से किसी एक नई चीज़ का आना, इकट्ठे रूप में आना, उसी को हम बोलते हैं क्रांति। और इसका नाम हम लोग बोला जाता है हरित क्रांति। दैट मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, कई इम्प्रूव वेराइटीज़ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस क्षेत्र में इम्प्रूव वेराइटीज़ आई, तो वो कौन सी थी? वेराइटीज़ ऑफ व्हीट, राइस, शुगर कैन एंड मिलेट्स। मतलब हमारे जो मुख्य जो अनाज होते हैं। अब आप ही एक बात खुद सोचो, क्या कोई भी ऐसा दिन होता है जिस दिन आप चावल नहीं खाते हो, जिस दिन आप रोटी नहीं खाते हो? कोई ऐसा एक भी दिन होता है? तो ये जो चावल है, रोटी है, ये हमारे फूड का, हमारे दैनिक आहार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक मुख्य तत्व है। ठीक है, एक बहुत ही एक मेन प्रोडक्ट है। तो इसी को सबसे पहले हमको उसी में क्या करनी थी, वृद्धि करनी थी। और उसमें वृद्धि की भी गई। कैसे? अभी आपको हम बताते हैं कैसे। मतलब उन्हीं प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहला स्टेप क्या था, अगर थोड़ा सा याद करो तो वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना। जितने भी वर्ल्ड में, इंडिया में जितने भी एक स्पीशीज़ के जितने भी सारे डिफरेंट ब्रीड मौजूद होते हैं, उन सारे ब्रीड को पहले कलेक्ट करो। उसमें से जो चीज़ आपको एक प्लांट में चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, उन प्लांट्स को उठाओ, मतलब उसको सिलेक्शन करो, उसको सेलेक्ट करो। फिर उसमें क्या करवाओ, उसमें फिर क्रॉस ब्रीडिंग को करवा दो। क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद आप फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, आप बहुत ही अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करो, टेस्टिंग करो कि जो कैरेक्टर आप चाहते हो वो आए हैं कि नहीं। अगर वो आ गए हैं तो उन कैरेक्टर के रहने के लिए उसमें इनब्रीडिंग आप करवाते जो एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन्स तक। और फिर उसको मार्केट में कॉमर्शलाइज करने से पहले उसको अपने रिसर्च फील्ड में उगा के देखो। उसको वर्ल्ड वाइड 3 बार एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन तक उसको एग्रीकल्चर वाले फील्ड में उगाओ। ठीक है, जो किसान जो खेती करते हैं उस खेत में उगा के देखो। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ये 1-2 साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये चला आ रहा है 1960 से। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, स्टार्ट कब से हुआ? 1960 से। 1960 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इस प्रोसेस में सबसे पहले जो मुख्य आहार थे किसी भी मनुष्य के, जैसे हम बोलते हैं ना संतुलित आहार होता है, तो संतुलित आहार में जो सबसे मुख्य होता है, जिससे मनुष्य को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो आपके मुंह पे हमेशा एक ही जवाब होना चाहिए कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आप अभी इसका तर्क भी बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो फैट से मिलती है, 9.8 कैलोरीज समथिंग है। लेकिन पूरे दिन में हम कितने ज़्यादा मात्रा में फ़ैट का कंजम्पशन करते हैं, आप ये भी सोचो। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन भर में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सुबह उठते हैं रोटी पराठा कुछ भी ऐसा हम खाते हैं, फिर दोपहर में चावल रोटी ऐसा, फिर रात में क्या होता है, हम रोटी ही ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बेसिक फूड है। तो सबसे पहले साइंटिस्टों का यही था कि अगर इंडिया से, अगर देश से भुखमरी मिटानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो भोजन के जो मुख्य आहार वाले जो तत्व हैं उनको हमें सबसे पहले उगाना शुरू करना होगा। तो इसके लिए प्रयास 1960 से इंडिया में होने लगे। और सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? तो MS स्वामीनाथन जी को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है।
अच्छा, अब इन सबसे अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसमें क्या है, वो अधिकतर फील्ड पे इसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो इंडिया के डेवलपमेंट में, टोटल डेवलपमेंट में जो 33% है वो जीडीपी, मतलब टोटल 33% जीडीपी की इसमें हिस्सेदारी होती है। मतलब पूरा जो एग्रीकल्चर है, पूरी जो ये खेती से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो इंडिया की ग्रोथ में अपना कितने परसेंट की वो हिस्सेदारी को वो निभाता है, तो 33% जीडीपी, ठीक है। उसके बाद कृषि के जरिए 62% एम्प्लॉयमेंट भी है। अब कुछ लोग तो किसान हैं जो कि खेती कर रहे हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं, कुछ लोग कृषि, मतलब कृषि से संबंधित बहुत लोगों को रोजगार भी मिले हुए। अब देखो कितने सारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, एक दो तो शायद गाजीपुर में ही है, बनारस में भी है, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। तो इससे क्या है, पूरे मतलब इंडिया की जितनी आबादी है उसमें से 62% लोग क्या है, इस कृषि के ऊपर ही निर्भर है। चाहे वो किसान है, चाहे वो एज ए एग्रीकल्चरल ऑफिसर है, चाहे वो किसी एग्रीकल्चर के रिसर्च फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, 62% एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। वीट एंड राइस की जो वैरायटीज़ थी उसको डेवलप करने में कितना टाइम लगा, तो 1960 से 2000 तक का, मतलब 2000 तक का समय लगा, वो काफ़ी लंबा साल है। इसमें किया क्या गया, इसमें वीट एंड राइस, वीट मतलब होता है गेहूं और राइस मतलब होता है चावल, चावल और गेहूं की इसमें सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ को विकसित किया गया। बौनी किस्म की जो प्रजातियां होती हैं उसको यहाँ पे उगाया गया, उसको यहाँ पे विकसित किया गया। इससे फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे देखो, वीट का पहले जो उत्पादन होता था कब, 1963 में, 1963 में जो गेहूं का उत्पादन था इंडिया में, पूरे इंडिया में मिला के, पूरे इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड हैं, मतलब जितने भी खेती वाले फील्ड हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो पूरे इंडिया में गेहूं का 1963 में जो उत्पादन था वो था 11 मिलियन टन, मतलब 11 मिलियन टन गेहूं को उत्पादित किया जाता था। लेकिन अब अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में गेहूं का जो उत्पादन होता है 75 मिलियन टन तक पहुंच गया है। फील्ड तो उतना ही बड़ा है, जो हमारे पास जो मैदान है, जो फील्ड है, एरिया जो है वो तो उतना ही बड़ा है, लेकिन इतने ही बड़े एरिया से पहले गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा था, 11 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा था। और अब उतने ही फील्ड से, उतने ही बड़े एरिया से अब गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, 75 मिलियन टन हो रहा है। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, उसी सारे स्टेप से जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। बहुत कम लोगों ने मुझे रिप्लाई किया कि क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप अपने उसमें से डाउट्स भी पूछ सकते हो। जब नहीं पूछते हो ना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाना व्यर्थ जा रहा है। तो और इसके साथ वीट की बहुत सारी नई वैरायटीज भी डेवलप की गई। जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि गेहूं का जो उत्पादन था वो कितने से बढ़ के कितना हो गया, तो गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़ के 75 मिलियन टन तक हो गया। किस वजह से, क्योंकि गेहूं की कुछ सेमी डार्क वैरायटीज, मतलब अर्धबौनी किस्म के कुछ प्रजातियों को उगाकर देखा गया। वो जो प्रजातियां थी कैसी थी, हाई यील्डिंग थी और डिजीज रेजिस्टेंस थी। हाई यील्डिंग का मतलब क्या है कि हाई यील्डिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अपने से गेहूं को उत्पादन करने में सक्षम थे। और डिजीज रेजिस्टेंस थी। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उनमें किसी भी जर्म को वो मतलब कोई भी पैथोजन उनको जल्दी से इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ वैरायटीज़ के नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, पेपर में भी निकलता रहता है। उन सारे वैरायटीज़ का नाम, एक का नाम है सोनालिका, कल्याण सोना, ठीक। तो सोनालिका, कल्याण सोना ये मेनली होता है मध्य प्रदेश में उगाया जाता है इसको। तो इसमें आप देखो कि गेहूं के जो दाने भी होते हैं, कभी जाके देखना, मध्य प्रदेश या यूपी के भी बहुत सारे बेल्ट हैं जिसमें गेहूं की ये सारी वैरायटीज़ को उत्पन्न किया जाता है। तो ये कल्याण सोना जो होता है, आपने सुना होगा आशीर्वाद जो आटा होता है उसमें दिखाता है कल्याण सोना, और जो
मतलब गेहूँ के दाने को उसमें लेके दिखाता है, काफ़ी मोटा मोटा सा दाना है, बहुत सुंदर सा वो सीड है। तो ऐसी वैराइटीज़ को ह्यूमंस ने ही डेवलप किया है ब्रीडिंग स्टेप्स के द्वारा। इसी तरह से चावल में भी किया गया। राइस में क्या किया गया, चावल के उत्पादन को 35 मिलियन टन से बढ़ा के 89.5 मिलियन टन तक कर दिया गया। मतलब पहले 1961-62 इस समय जब इंडिया फ्री हुई थी, जब इंडिया में भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, उस समय चावल का जो उत्पादन हुआ करता था पर ईयर वो कितना था, 35 मिलियन टन था। लेकिन अभी करंट में जितना चावल का उत्पादन हो रहा है वो कितना है, 89.5 मिलियन टन है। ठीक, अब चावल की भी कुछ वैरायटीज़ को डेवलप किया गया, जैसे ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। IR8 को कहाँ डेवलप किया गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि फिलीपींस में है। ये वैरायटीज जैसे कल्याण सोना और सोनालिका तो इंडिया में डेवलप हुई थी, लेकिन ये राइस की ये वाली जो वैरायटी थी IR8, ये कहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, फिलीपींस में स्थित है क्या, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे क्या किया गया था, राइस की सेमी डार्क वैरायटीज को विकसित किया गया था। उसके बाद है ताइचुंग नेटिव फर्स्ट, ये ताइवान में इसको विकसित किया गया था। ये भी क्या है, राइस की सेमी डार्क वैरायटीज है और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये हाई यील्डिंग देती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये धान अर्थात चावल को उत्पादित करती है। और साथ ही साथ में जो पौधा होता है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, पौधे के साथ साथ बीज भी जो होते हैं वो भी डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, उन पर जल्दी कोई पैथोजन अटैक नहीं कर सकता है। उसके बाद जया और रत्ना, जया तो हमारे ही क्लास में मौजूद है, तो जया और रत्ना भी क्या है, ये इंडिया में डेवलप, जया और रत्ना इंडिया में डेवलप राइस की क्या है, सेमी डार्क वैरायटीज़ हैं। तो आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं, आपको जस्ट बताया कि और हाँ, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया कि सबसे पहले आप सबको मैंने बताया था कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ये सेंटर आपका मैक्सिको में उपस्थित है। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट नाम का एक सेंटर है जो कि मैक्सिको में उपस्थित है। नॉर्मन ई बोरलॉग वहीं पर काम कर रहे थे, उनके साथ MS स्वामीनाथन जी भी वहाँ पे काम कर रहे थे और वहीं पर इन्होंने क्या किया था, वीट की सबसे पहले सेमी डार्क वैरायटीज़ को विकसित किया था, जो कि केवल हाई यील्डिंग ही नहीं थी बल्कि क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंस भी थी। नेक्स्ट है हमारा क्या है, गन्ना मतलब शुगर केन। इसमें क्या होता है, शुगर केन की दो वैरायटीज आती हैं। एक वैरायटी वो होती है जिसका जो उत्पादन होता है वो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ साइड में। ठीक, तो आपने देखा होगा छठ के टाइम में जो गन्ने आते हैं उसमें दो तरह के गन्ने होते हैं, मतलब दो तरह के वहाँ पे शुगर केन होते हैं। कैसे, एक तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं और मतलब नॉर्मल होता है, मैं कैसे बताऊँ, शुगर केन तो ला के अभी आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन आप खुद देखे होंगे कि एक जो गन्ना होता है वो काफ़ी मोटा सा होता है और काफ़ी रेडिश कलर का होता है। तो लोग बोलते हैं कि जो रेडिश कलर का जो गन्ना है और जो काफ़ी मोटा है वो अच्छी वैरायटी का है और वो हमको लेना चाहिए। मतलब अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो जो रेड वाला जो शुगर केन होता है उसी को वो खरीदना प्रेफर करते हैं। तो ये वो होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम। अब जब कभी भी आप जाओगे छठ के दौरान, छठ के समय में अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने, मार्केटिंग करने के लिए, तो जो रेड वाला जो गन्ना होता है वो जो वैरायटीज़ होती हैं एक्चुअल में वो साउथ इंडिया की वैरायटीज़ हैं। वो कहाँ की वैरायटीज़ हैं, साउथ की, वो साउथ की वैरायटीज़ हैं। सैकेरम बारबेरी जो है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, सैकेरम बारबेरी जो है ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है और इसमें जो ईल्ड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रस भी नहीं निकलता, मतलब इसके द्वारा हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर की भी प्राप्ति नहीं होती है और ये उतना अच्छा ईल्ड भी हमें नहीं देता है, मतलब और ये डिजीज रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब नहीं, और काफ़ी ये पतला होता है, आपने देखा होगा काफ़ी पतला होता है।
अच्छी मात्रा में इसे जूस भी नहीं निकलता। मीठा होता है, इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब ये हाई यील्डिंग नहीं है, मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देने योग्य नहीं है। ये कहाँ पे उगता है? नॉर्मली देखने को मिलता है नॉर्थ में, और सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो साउथ में उगता है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस सैकेरम ऑफिसिनेरम के जो स्पीशीज़ थे, जो पौधे थे, उसको लाके नॉर्थ में उन्होंने लगाना शुरू किया। देखा कि नॉर्थ में ये पौधा उग नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। मैंने आपको जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, मैंने बताया कि हर एक जो प्लांट है या हर एक जो एनिमल है उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि वो अपना बेस्ट मतलब अपना बेस्ट वो दे सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई कि ये केवल साउथ में ही हो रहा था, और इसको अगर साउथ से ले जाके नॉर्थ में अगर इसको हम लगा रहे थे तो वो उतना अच्छा नहीं दो, मतलब वो उतने अच्छे मात्रा में अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं दे पा रहा था, उतनी अच्छी मात्रा में वो हमको मतलब उससे हमको लाभ नहीं हो रहा था जितना अच्छा लाभ अगर हम उसको साउथ इंडिया में उगा रहे थे तब हो रहा था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया। इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, उन्होंने क्रॉस करवा दिया, जिससे एक हाइब्रिड वैरायटी को उन्होंने पैदा किया। उस प्लांट में क्या था, वो जो शुगर कैन का जो प्लांट था वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होने के लायक था। दैट मीन्स इसमें से इस प्लांट में वो जीन जो इसको नॉर्थ में ग्रो होने के लायक बना रहा था, उस जीन का ट्रांसफर इन्होंने इसमें कर दिया, मतलब इस तरह से जीन को इन्होंने ट्रांसफर किया। और इसकी जो हाई यील्डिंग जो वैरायटी थी, ठीक है, इसकी जो बहुत ही हाई यील्डिंग जो वैरायटी थी, मतलब जस्ट उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, चेंज क्या करना था, ये सैकेरम ऑफिसिनेरम प्लांट तो वही रहेगा, लेकिन इसमें जो केवल साउथ इंडिया में ग्रो करने वाला वो जो स्पेसिफिक जो जीन था उसको इन्होंने खोजा, उसको इन्होंने उस जीन को वहाँ से निकाला और नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल जो जीन था उसको उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जब इस प्लांट को फिर से नॉर्थ इंडिया में उगाया गया तो वो अच्छे से ग्रो करने लगा। तो अब आप लोग देखा होगा, पहले जो रेड वाले जो गन्ने थे, रेड वाले जो शुगर केन थे वो नहीं आते थे, लेकिन अब तो बहुत देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया में असम वगैरह भी आपके आ जाए, सॉरी वो तो भूल गई, नॉर्थ इंडिया में जैसे जम्मू कश्मीर ये सब साइड, मतलब आपके ये यूपी वाले जितने भी साइड हैं, ठीक है, बिहार, तो उसमें भी अब इसको ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह से इसकी भी हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया गया है। किस मेथड से? वही प्लांट ब्रीडिंग के मेथड से। हम यहाँ पे डायरेक्ट जीन में म्यूटेशन, इसको बोलते हैं जीनिक म्यूटेशन, जीन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना या जीन में यूवी रेस को चला देना, इसको बोलते हैं कि जीन में म्यूटेशन करना। नहीं तो हम लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के पूरे टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो स्टेप्स हम बताए हैं, मतलब कैसे भी करके हमको यहाँ पे इसकी जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने की मतलब टेंडेंसी है उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए या तो हम सिंपली दोनों प्लांट्स में ब्रीडिंग करवा दें, या तो जीन अगर हम इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए, क्योंकि जीन का ट्रांसफ़र करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, जितना बोलने में आसान है उतना ही ईजी नहीं है करना। उसके बाद मिलेट्स, मिलेट्स मतलब होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज के भी जैसे आपने सुना होगा ज्वार, बाजरा, मक्का, तो मिलेट्स की भी क्या हुई, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया गया जो कि रोग के प्रति अपनी प्रतिरोधकता को प्रदर्शित कर रही थी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है P.1542, ये एक मटर की वैरायटी है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट है और काफ़ी अच्छी मात्रा में हाई यील्डिंग भी है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको आप याद करना। और आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बस 2 दिन, कल और परसों में ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगी, और कोशिश क्या, मुझे फिनिश करना ही है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है, अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और भी न्यूज़ भी सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सितंबर से शायद स्कूल खुल जाए, स्कूल कंटिन्यू हो जाए, आपको भी ये सारे न्यूज़ मिल रहे होंगे। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स। मैं ये शुरू से मतलब मेरी ये शुरू से चाहती भी थी कि जेनेटिक्स का चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मेरे आमने सामने ही बैठे हो, क्योंकि वो चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है।
हर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी उसको पूछा जाते हैं। तो फिलहाल आज का टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे आप बताना, और कुछ अगर डाउट है तो उसको भी आप पूछना। नोट्स मैं आपको भेजूँगी, लेकिन पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। ठीक, थैंक यू।